सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर फाइनली अब घर आ चुका है और आते ही उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उसके पावर्स को टेस्ट किया जाता है। यहाँ तक कि उसके पावर्स को टेस्ट करने के लिए खुद जाइरस एकेडमी के फाउंडर सिंथिया भी आती है, जो कि उसकी पावर्स के बारे में जान के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब आगे गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि इस सीरीज को आप सबसे पहले देख पाओ, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, अपना ओपिनियन कमेंट पे जरूर बताना। एपिसोड के शुरू में तैबिथा और लिलिया को देखते हैं। वो लोग एक दरवाजे के बाहर है। घर के अंदर से आवाज आता है। एलिस, रे और आर्थर की आवाज सुनते हैं। दूसरी तरफ सिंथिया को वापस जाते हुए देखते हैं। एलिस आर्थर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसे एक एडवेंचरर बनना है, बाहर जाना है, पर वो अभी तो आई है। उसे इतना गुस्से में देख के एली भी कहती है, मम्मा डोंट बी मैड मम्मा। रे उसे समझाने की कोशिश करता है और वो आर्थर की बात से एग्री भी करता है। ये देख के एलिस उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा करती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, उसे समझ तो है ना, और ये कहते हुए वो रो देती है। पर तभी आर्थर अपने मॉम के हाथों को पकड़ता है और उसे समझाने लगता है, देखिए मॉम, वैसे भी मैं यहाँ पे और कुछ महीने बिताने वाला हूँ। मुझे पता है मैं अभी अभी वापस आया हूँ, पर क्या करूँ, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं अभी तक सैपिन या फिर दिकातेन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और इसीलिए सब कुछ जानने के लिए मुझे एक एडवेंचरर बनना है मॉम। ये बात सुनकर रे कहता है, मुझे पता है ये एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर क्यों है आर्ट, क्योंकि मैं भी फिर से एक्सपीरियंस लेने के लिए एडवेंचरिंग लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारी माँ का चिंता करना लाजमी है बेटा, नो मैटर तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, पर फिर भी एडवेंचरर उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये सब बात सुन के तभी आर्थर को एक आइडिया आता है। वो कहता है, अगर मैं अपने साथ एक गार्ड को ले जाऊँ तो? एलिस कहती है, फिर भी। पर रे को ये आइडिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगता है। ये देख के एलिस तभी उसे जोर से ग्रैब करती है और हिलाने लगती है, कहने लगती है उसे ये आइडिया कैसे पसंद आ सकता है। उसे पता तो है ना उनका बेटा कितने सालों से उनसे अलग था। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो थोड़ा सा शांत होती है। आर्थर कहता है, मम्मा वैसे भी मैं फिर से 3 सालों के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं हर महीने वापस आने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुन के एलिस कहती है, रियली? ये सुनते ही आर्थर डरते हुए नोट करता है। तभी एली उसके पास आती है और कहती है, बर्डर आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? आर्थर उसे समझाता है, पर तभी एलिस कहती है, मैं अभी तुम्हें कॉन्सेंट नहीं दे रही हूँ, तुम अभी तो स्कूल में जा सकते हो ना। पर आर्थर समझाता है, वेल मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं चाहता मैं उनके सामने जाके एकदम छोटा लगूँ, मुझे भी दोस्त बनाना है। ये सुनते ही एलिस डर जाती है। ये देख के रे उसे फिर से समझाता है कि कोई बात नहीं, आर्थर बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आर्थर नरेट करता है, थैंक्स डैड, मैं सिर्फ ट्रेन नहीं करना चाहता, मैं अपने नए स्किल्स को टेस्ट भी करना चाहता हूँ। फिर भी मैंने अपनी मॉम से झूठ तो नहीं कहा है ना, क्योंकि मैंने सिल्वी से वादा किया था मैं अपने लाइफ को फुल्ली जीऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, रात होता है। अगले सुबह हम देखते हैं सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे। वहीं पे रे और विंसेंट वो दोनों ऑक्शन की बात कर रहे थे, उसके सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। आर्थर तभी हेल्सिया से पूछता है, वैसे आप लोगों का क्या प्लान है, आप लोग क्या करेंगे? वो कहती है वो उसके मम्मी के साथ जाएगी बाजार में, वैसे तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है चल सकते हो। आर्थर कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी विंसेंट कहता है, वैसे आर्थर एडवेंचरर बनना चाहता है, तुम लोग राजी कैसे हुए? एलिस कहती है, हम लोगों ने 3 कंडीशन रखा है। सबसे पहले उसे अपने बर्थडे के लिए वेट करना होगा, जो कि 3 महीने बाद होने वाला है। दूसरा, उसे अपने साथ एक गार्ड को लेना होगा, और तीसरा, उसे एटलीस्ट 2 महीने में एक बार हमको विजिट करने आना होगा। इसके बाद तो वो खुद स्मार्ट है। पर तभी ये सुन के विंसेंट कहता है, सब कुछ तो ठीक है, और तुम लोगों ने सोचा कौन ऐसा कैपेबल होगा जो आर्थर को गार्ड करेगा? ये याद आते ही वो लोग सब हंसने लगते हैं। ये सुनते ही रे को अपने ट्विन हॉर्न्स की याद आता है, क्योंकि वो भी आने वाले हैं, द ट्विन हॉर्न्स। ये सुन के आर्थर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसमें उसके सारे पुराने दोस्त जैसे कि जैस्मिन, डार्डन, एंजेला, हेलेन और एडम सब लोग आएंगे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम विंसेंट को उसके ऑफिस में देखते हैं, वो कुछ लिख रहा था। तभी आर्थर आता है, वो उसे देख के कहता है, ओ आर्थर, तुम्हारे पापा यहाँ पे नहीं हैं, वो अभी ऑक्शन हाउस में गए हैं। पर आर्थर कहता है, नहीं मैं एक्चुअली आपसे ही बात करने आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो कहता है, ओह श्योर।
सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम बाजार में देखते हैं एलिस के हाथ में कुछ माला जैसा दिखते हैं। वो कहती है कि सच में ये सब लोगों को पसंद आएगा? वो कहती है हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने कुछ चुरा के वहाँ पे डेकोरेट करा था और लोगों को ये काफी पसंद आया था। ये सुन के एलिस कहती है क्या तुमने क्या करा है? ये सब तो बस कुछ चीप ऑर्नामेंट से बनाए हुए थे जो कि मैं अपने खाली समय में बनाया करती थी। ये बहुत एम्बैरेसिंग है। दूसरी तरफ लिलिया एली को देखती है, वो थोड़ा सा सैड था। वो उसके पास जाके पूछती है, तब वो बताता है बॉर्डर एली के साथ शॉपिंग करने नहीं आया। ये सुन के लिलिया कहती है जब से तुम्हारा भाई आया है तुम तो लिलिया को भूल ही चुकी हो। पर वो कहती है क्या नहीं, लिलिया लिलिया है और बॉर्डर बॉर्डर है। पर वो उसे और चिढ़ाने लगती है। तभी लिलिया को हिल्सतिया के जोर से मारती है और कहती है क्या कर रही हो तुम? लिलिया कहती है मैं तो बस उसके साथ खेल रही थी मम्मा, वो बस अपने भाई आर्थर के बारे में ही सोचे जा रही है मम्मा, इसी वजह से। ये सुन के हिल्सतिया कहती है रियली? मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे लगता है कि सिर्फ वो नहीं जो कि उसके बारे में सोच रही है। देखो तो लगता है मेरी बेटी की पहली क्रश उसे मिल चुकी है। ये सुनते ही लिलिया शर्मा जाती है, हिल्सतिया को मारने लगती है। पर तभी देखते हैं वो थोड़ा सा गुस्सा होती है और कहती है मुझे लगा था कि मेरे जैसे बच्चे वो मेजेस नहीं बन सकते और इसी वजह से मैं अब तक पेशेंसली वेट कर रही थी। पर देखो आप आर्थर को देखो, वो ऑलरेडी एक बहुत ताकतवर मेज बन चुका है, यहाँ तक कि कई सारे एडल्ट से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर। ये फेयर नहीं है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। मैं भी एक मेज बनना चाहती हूँ, मैं भी आप लोगों को खुश करना चाहती हूँ। ये सुन के एलिस और हिल्सतिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर तभी एलिस उसके पास जाती है और कहती है बेटा तुम अपने आप को आर्थर के साथ कंपेयर मत करो। आई एम श्योर तुम अपने जैसे बाकी बच्चों को भी जानती होगी और वैसे आर्थर वो अलग है। पर लिलिया कहती है पर कैसे? वो इतना ताकतवर कैसे बना? क्या मिस्टर लेविन उन्होंने उसे ट्रेन किया है? बताइए। पर वो कहती है नहीं, उन्होंने बस उसे एक छोटा सा स्वॉर्ड दिया था, उसके बाद बाकी आर्थर नहीं सीखा है। ये सुन के हिल्सतिया भी चौंकती है और कहती है क्या सच में उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया? पर आपको नहीं लगता यहाँ पे कुछ मिसिंग है? I mean, क्या आपको कभी भी जानने की इच्छा नहीं होती? मतलब एक बार सोचिए, वो छोटा था तब वो गिर गया था और अब वो वापस आया तो इतना ताकतवर। क्या आपने कभी उससे पूछा नहीं? ये सुन के एलिस कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, पर मैं और रे आर्थर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अगर वो ये सब कुछ छुपा रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा। कभी ना कभी वो खुद एक दिन हमें सब कुछ बताएगा। इसके बाद देखते हैं वो लोग अब बाहर आते हैं। वो लोग जा रहे थे, तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा उनको फॉलो करता है। कुछ देर बाद वो अपने सामने जाके एक और बंदे को कहता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर फिर भी लगता है वो बॉय वही उस माना बीस्ट का मास्टर है और लगता है कि वो लड़का वो द 10 years हिल्सतिया ऑक्शन हाउस एनिवर्सरी इवेंट में भी जाएगा। ये सुन के वो बंदा कहता है ठीक है, मैं लॉर्ड सेबेस्टियन को ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और बाहर से निकल जाता है। कुछ देर बाद हम विंसेंट को बैठे हुए देखते हैं। उसके ही सामने था आर्थर। वो आर्थर की ऑरा देख के सोचता है आखिर ये कैसा सिचुएशन है और कौन से 10 साल के बच्चा ऐसा ऑरा एमिट कर सकता है जैसे कि वो एक राजा हो। आर्थर उसे अच्छे से ग्रीट करता है। ये देख के वो सोचता है क्या वो अपने फैमिली के साथ जैसा रहता है उससे काफ़ी अलग लग रहा है। आर्थर कहता है एनीवे, मैं जिस रीजन से आपके पास यहाँ पे आया हूँ वो है मैं कुछ आइटम चाहता हूँ जो कि चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ला दें। विंसेंट पूछता है क्या क्या आइटम हो सकता है? वो कहता है एक प्रोटेक्टिव क्लोथ, अच्छा होगा अगर उसमें एक हुडी होगा तो, एक डिसेंट साइज स्वॉर्ड, एक मास्क जो कि वॉइस को ऑल्टर कर सके। विंसेंट सारे चीज़ों के बारे में कहता है सब कुछ तो ठीक है पर मास्क ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि एक प्रॉपर मेज जो कि डेविएंट हो सकता है वो उसको डिज़ाइन कर सकता है। पर वो सोचता है ये क्या, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, ऊपर से इस लड़के के काम मेरे ऊपर आ गए हैं, मैं इसे मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर तभी आर्थर कहता है अभी तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता पर मैं आपको रिपेयर ज़रूर करूँगा। वो कहता है नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पापा मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ के क्राइम रेट काफ़ी कम हो चुके हैं। पर आर्थर कहता है फिर भी मैं आपके लिए एक चीज़ करना चाहता हूँ। मेरी बहन अब तक अवेकन नहीं हुई है और मेरे पास एक मेथड है जिससे मैं अवेकन करा सकता हूँ। मैं जब उसको हेल्प कर रहा हूँगा उसके साथ मैं आपकी बेटी की भी मदद कर सकता हूँ।
पर यह बात उसे समझ नहीं आता। आर्थर कहता है, मुझे पता है आप और आपके वाइफ दोनों में से कोई भी मैच नहीं है, पर मुझे अपने ऊपर पूरी विश्वास है मैं आपकी बेटी को अवेकन करा सकता हूँ ताकि वो जायरस एकेडमी जा सके। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आर्थर किसी एक बॉल के साथ कुछ ट्रेनिंग कर रहा था। उसकी आंखों के पास हम कुछ ग्लो होते हुए देखते हैं। वो सोचता है इतने ट्रेनिंग के बाद भी कुछ ही सेकेंड्स, नहीं ये इनफ नहीं है। फिर से कुछ देर बाद शाम हो चुका है। ट्रेनिंग करते करते वो थक चुका है और नरेट करता है, चाहे इस लाइफ पे हो या फिर मेरे पास्ट लाइफ पे, मुझे ताकतवर बनना ही होगा ताकि मैं उन्हें बचा सकूं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें उसकी दुनिया में दिखाया जाता है। बारिश हो रहा था, बिजली कड़क रहा था। तभी हम एक छोटे से लड़के को दौड़ते हुए देखते हैं। तभी सामने जाके कुछ लोगों को देखता है। पुलिस आया हुआ था, शायद कोई मर चुका था या फिर मर्डर किया गया था। वो ये देख के चीखने लगता है और इस बार मैं ताकतवर बनूंगा, एवेंज के लिए नहीं बल्कि उन्हें सेफ रखने के लिए। और वो बहुत ट्रेनिंग करता है। तभी सिल्विया उसे कुछ बताती है। वो कहता है, ओह तुम सही कह रही हो, वो लोग ईरान से वापस आ चुके हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आने लगता है और तभी एलिस उसके सामने आती है, उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। कहती है, आर्थर ये कोई मजाक की टाइम है क्या? तुमने विंसेंट से क्या कहा है? यहाँ तक कि हेल्सिया भी कहती है, आर्थर सच में ये कोई मजाक नहीं है। आर्थर कहता है, मैं कभी भी इस बारे में मजाक नहीं करूंगा। हम दोनों में एक डील हुआ है और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। विंसेंट बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी वो मेज बनने वाली है, अवेकन होने वाली है। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठे हुए हैं। आर्थर लिलिया और एली के साथ बैठा हुआ है। वो उन दोनों को अब ट्रेन करने वाला है और कहता है, बहुत अच्छे, अब मैं जैसे कहूँगा तुम दोनों वैसे ही ब्रीथ करना। ये कुछ स्पेशल वे में लेना होगा। एली कहती है, एली बहुत आसानी से ब्रीथ कर सकती है। आर्थर हंसता है और कहता है, नहीं ये वो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है एली। अगर तुम्हें अपने भाई की तरह स्ट्रांग बनना है तो फिर तुम्हें स्पेशल ब्रीदिंग सीखनी होगी। ये सुन के एली खुश होती है और वैसे ही करने लगती है जैसे आर्थर कहने लगता है। जैसा कि उनको पहले डीप ब्रेथ लेना होगा तब तक जब तक और ब्रीथ नहीं कर सकते, और उसके बाद अपने मुंह से और एक बार ब्रीथ करना होगा और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से ब्लास्ट की तरह छोड़ना होगा। वो लोग बिल्कुल वैसे ही करने लगते हैं। आर्थर फिर से वैसा करने के लिए कहता है और कहता है, तुम दोनों अपने सामने अब थोड़ा सा लाइटनिंग देख सकते हो। एली को लाइट पहले दिखता भी है पर तभी वो गायब भी हो जाते हैं। आर्थर कहता है, क्योंकि तुमने स्पेशल ब्रीदिंग करना बंद कर दिया मेरी बहन। पर दूसरी तरफ लिलिया को अब भी कुछ नहीं दिख रही थी। आर्थर कहता है, कोई बात नहीं लिलिया, दिखेगी जरूर, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स वो मेजर्स नहीं है, इसी वजह से तुम्हें थोड़ा सा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। एलिस तभी कहती है, बेटा क्या तुम हमें बता सकते हो तुम आखिर उनके साथ क्या कर रहे हो? हेल्सिया कहती है, देखो मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत अच्छे मेज भी हो, मैं तुम्हारे स्किल्स पे शक नहीं कर रही हूँ, पर क्या ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है? मतलब ये तो नेचुरल भी नहीं है। आर्थर कहता है, वेल मैं उनके साथ वही कर रहा हूँ जो कि मैंने अपने साथ किया था और मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर से वो उनको ट्रेन करने लगता है। वो अपने माना को भी उनके अंदर इम्ब्यूट करता है, जिसकी वजह से तभी हम देखते हैं लिलिया को भी वो लाइट्स दिखते हैं। आर्थर समझाता है, ये जो छोटे छोटे लाइट्स है इन सबको तुम्हें एक साथ करना होगा, इन सारे लाइट्स को तुम दोनों को एक साथ करनी होगी। कुछ देर बाद देखते हैं वो ट्रेनिंग खत्म करता है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी हेल्सिया उसे आके जकड़ लेती है, रोते हुए उसे थैंक यू कहती है। लिलिया वो भी बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा रो रहे थे उसके सामने आके। अब आर्थर नरेट करता है, इसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुका था। मैं अपने सुबह ट्रेनिंग करने में बिताता और फिर मेरी बहन और लिलिया दोनों को अवेकनिंग कराने में मदद करता। अब सबको बहुत खुश देखते हैं। आर्थर सोचता है, मुझे पता है मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, फिर भी मैं अब सबके साथ समय भी बिताना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास बहुत कम आने वाला है। अब 2 महीने बीत चुके हैं। ट्विन हॉर्न्स उनके आने का समय हो चुका है। हम रे और एलिस को उनके लिए वेट करते हुए देखते हैं। रे तभी कहता है, मुझे नहीं लगता सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ, बाहर देखो। आर्थर वेट कर रहा था, तभी सिल्वी उसके कंधे पे आती है। आर्थर कहता है, सिल्वी मुझे नहीं लगता तुम अब इतने छोटे हो कि मेरे कंधे पे आ सको। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। आर्थर दरवाज़ा खुलता उससे पहले ही हम देखते हैं एंजेला उसे आके जकड़ लेती है और रोने लगती है।
यार ऐसे तो मुझे भी कोई जकड़ ले यार। कंट्रोल कंट्रोल। तभी तभी वहां पे डार्डन आता है। आर्थर डार्डन को देख के कहता है, डार्डन तुम तो पहले से भी बहुत बड़े हो चुके हो। डार्डन को भी हम रोते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ तभी एडम कहता है, मुझे लगा था कि गेम प्लान ये था कि उसके सामने सबको हैप्पी फेस रखना है, ये आंसू किस बात के। तभी वहां पे हेलेन आती है और तभी जैस्मिन भी आती है। वो भी आके आर्थर को जकड़ लेती है और रोने लगती है, उसे सॉरी कहने लगती है। ये देख के एडम भी अब खुद को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ हम एलिस और रे को भी थोड़ा सा रोते हुए देखते हैं। हम तभी विंसेंट और रे को देखते हैं। विंसेंट कहता है, क्या तुम्हें सच में कोई कंसीडर नहीं चाहिए? पर वो कहता है, नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एंजेला और एक विंड कंसीडर है और साथ में डर्डन भी है, तो हमें और भी ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी वो कहता है, ओह और एक बात, वैसे तुम्हारे बेटे ने मुझसे एक स्वॉर्ड मांगा है। वैसे तुम तो गंटलेट से फाइट करते हो, फिर भी तुमने उसे स्वॉर्ड से फाइट करना सिखाया। वो कहता है, वेल मैं अगर बोलूँ तो मैं बस जब वो 4 साल का था उसे एक वुडन स्वॉर्ड दिया था, उसके बाद बाकी तो उसने खुद ही सीखा है। यह सुन के विंसेंट चौंकते हुए कहता है, क्या सिर्फ 4 साल के थे? अरे मैं सरप्राइज ही क्यों हो रहा हूँ। वो कहता है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो उसने अपने आप ही सब कुछ सीखा है और कभी कभी तो उसके पास से कुछ प्रेशर इमिट होते हैं, जैसे कि उसने कई सारे डेकेड से फाइट करा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों अब आगे जाने लगते हैं। उनको देख के हेल्स्थिया कहती है, तुम दोनों ग्रोन मैन को तैयार होने में इतने समय कैसे लग सकता है? अब हम वहाँ पे सब लोगों को तैयार होते हुए देखते हैं। विंसेंट सबको सॉरी कहता है कि उन सबको उसने ब्लैक एंड व्हाइट पहनने को कहा। कुछ देर बाद वो लोग अब जाने के लिए तैयार थे। तभी विंसेंट आर्थर के पास आके उसे अपने डॉटर के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। आर्थर कहता है, अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यू रखी तो कुछ सालों में ही अपने समय आने से पहले ही एवेकन हो जाएगी और जायरस एकेडमी भी अटेंड कर सकती है। ये सुन के वो उसे फिर से थैंक यू कहता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो सब अब ऑक्शन हाउस के लिए निकलते हैं। एडम तभी कहता है, मैन तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तभी हेलेन कहती है, एटलीस्ट तुम्हें एक बॉन्ड तो मिला आर्थर। तुम्हें पता है कई सारे नोबेल्स या फिर एडवेंचरर, उनको भी बहुत ही रेयरली एक बॉन्ड मिलता है। आर्थर कहता है, हाँ इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कुछ देर बाद वो लोग अब पहुँच जाते हैं। आर्थर नीचे उतर के जब उस महल को देखता है वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार था। अब वो नरेट करता है, ये इवेंट ये नोवेल्स और एडवेंचरर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसे बस एक सेलिब्रेशन नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे मुझे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकता है। तब उस ऑक्शन हाउस के अंदर वो लोग आ चुके हैं। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे कि माना बीस्ट कोड और अलग अलग चीज़ें देखता है, चारों तरफ देखने लगता है। तभी विंसेंट सबको एंजॉय करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ आर्थर जब अपने पापा को देखता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने सोल्जर्स को गाइड कर रहा था। ये देख के वो कहता है, उन्हें ऐसे सीरियस देख के अच्छा लगा, वैसे वो नॉर्मली ऐसे नहीं रहते। पीछे से हेलेन कहती है, हाँ तुम्हारे पापा, मैं अभी उनके जगह पे हूँ, पर अब तक मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। एनीवे मैं तुम्हारे पापा को ज्वाइन करने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं आर्थर। हम देखते हैं वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे हम उसी बहुत ही बड़े और शानदार ऑक्शन हाउस को देखते हैं। और इतने बड़े ऑक्शन हाउस को देख के आर्थर सोचता है, हाँ मानता हूँ मैं एक राजा था, पर फिर भी ये इम्प्रेसिव है। तभी हेल्स्थिया पूछती है, आर्थर वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारी इस ऑक्शन हाउस के बारे में? वो कहता है, वैसे इसे एक हाउस कहना थोड़ा सा गलत होगा, है ना? कुछ देर बाद वो लोग एक बार के पास आते हैं। ऊपर से लिलिया और एली नीचे देख रहे थे, कितने सारे रॉयल्स आए थे। अब सब आपस में बिजी थे। ये देख के आर्थर बहुत खुश होता है। तभी एक सर्वेंट आता है, हेल्स्थिया को कहता है, रॉयल गेस्ट वो आ चुके हैं मैम। अब सब वो लोग अटेंड करने के लिए आगे आते हैं। और तभी विंसेंट कहता है, मे आई प्रेजेंट हिज मैजेस्ट्री वैलिन ग्लेडर, हर मैजेस्ट्री प्रिंस कार्टिस ग्लेडर और प्रिंसेस कैथलीन ग्लेडर। सब उनके सामने नोट करते हैं। तभी राजा कहता है, मुझे नहीं पता था विंसेंट, हमारे साथ यहाँ पे कुछ गेस्ट भी रहेंगे। तभी विंसेंट उन सबको परिचय कराता है। ये सुन के राजा खुश होता है और सबको नॉर्मली रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे सब सिल्वी को देखते हैं, सब बहुत हैरान होते हैं। उसे देख के राजा बहुत खुश होता है और आर्थर से उसके बारे में पूछता है। आर्थर ये भी बता देता है कि वो लोग मेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और तभी आवाज़ आता है, क्या
क्या कहा तुमने? तभी वहां पे हम एक और बंदे को देखते हैं। वो कहता है, तुम्हारा मतलब है तुम दोनों इक्वल्स कॉन्ट्रैक्ट में हो। आर्थर डर जाता है और सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है क्या? तभी किंग उसे रोकता है और कहता है, ना ये कोई बेसिक टाइम है और ना ऐसा कोई जगह जहाँ पे तुम किसी के पेट के ऊपर स्टडी कर पाओ। ये सुनते ही वो बंदा उसके सामने नोट करता है और माफ़ी मांगने लगता है। तभी हेल्स्टिया सबको इवेंट के लिए जाने के लिए कहती है और जल्द ही वो शुरू होने वाला है। पर आर्थर उस आदमी की तरफ देखता है। वो बहुत तीखी नज़रों से उसे देखने लगता है। एपिसोड के शुरू में देखते हैं फाइनली ऑक्शन चालू हो चुका है। जो होस्ट कर रहा था वो सबको एक्साइटेड कर देता है और कुछ ही देर बाद चालू होने वाला है। पर उससे पहले सबको सेपिन के राजा से इंट्रोड्यूस कराता है। हम वहीं पे विंसेंट को देखते हैं। वो चालू करता है और ये सब कुछ देख के आर्थर सोचता है, ये सब देख के मुझे अपनी पास्ट की याद आ रहा है। आर्थर सोचो मत, तुम अभी बस एक बच्चे हो। कुछ ही देर बाद लिलिया और एली और दूसरी तरफ क्वीन के साथ एलिस और हेल्स्टिया को देखते हैं। आर्थर हेल्स्टिया की छड़ी को देखता है और सोचता है, तो फिर वो एक कंज्यूरर है, पर मैं उसके माना को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या वो इतनी हाई लेवल की है या फिर जो आर्टिफैक्ट उसके पास है वो उसकी मैजिक को छुपा रहा है? तभी वो क्वीन उसकी तरफ देखती है। वो शर्मा जाता है और दूसरी तरफ देखने लगता है और तभी सोचता है, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर हाँ, मुझे कभी इनसे कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि ये क्यों है, पर लगता है कि वो लोग मेरी मॉम की एज की है इसी वजह से। पर दूसरी तरफ बाकी जो लड़कियां जो मेरे एज की है उनकी तरफ भी कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं गया। तभी वहाँ पे विंसेंट आता है। उसके स्वॉर्ड के बारे में उसे कहता है कि एक स्वॉर्ड जो कि अभी ऑक्शन में जाने वाला है, तुम एक बार जाके देख लो। अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पे बीट लगा सकता हूँ। पैसे के बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तभी वो होस्ट वो इस तलवार के बारे में सबको कहता है। ये तलवार ये एक मास्टर स्मिथ द्वारा फोर्ज किया गया था जो कि एक फायर आर्टिफिशियर है। इसकी बीट शुरू होती है 50 गोल्ड से और हम देखते हैं लोग बीट लगाना चालू भी करते हैं। जो देख के आर्थर सोचता है, कई सारे कॉपर की कॉइन्स मिलके एक सिल्वर कॉइन होता है और उसके बाद कई सारे सिल्वर कॉइन्स मिलके एक गोल्ड कॉइन होता है। एक नॉर्मल फैमिली कुछ कॉपर से ही एक दिन का चला सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग बीड इतने ज़्यादा है कि एक नॉर्मल फैमिली इसमें लगभग 250 साल तक जिंदा रह सकता है। विंसेंट अब आर्थर से पूछता है, आर्थर क्या कहते हो, ये तलवार अच्छा है? आर्थर कहता है, ये तलवार अच्छा तो है पर इसकी ज़रूरत मुझे नहीं, मुझे तो बस लेस यूनिक कोई तलवार चाहिए। यह सुन के वो सोचता है, सोचा था वैसे उसको ऐसे स्पेशल तलवार की ज़रूरत ही क्या है जो खुद लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है आर्थर, बाद में कोई अगर और तलवार मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी आर्थर पूछता है, ओ हाँ, मैंने जो आपको वॉइस अल्टरिंग मास्क के बारे में बताया था। वो कहता है, तुमने मुझे क्या सोच के रखा है आर्थर? मैं हूँ द विंसेंट और हाँ, मुझे सब कुछ मिल चुका है। ये सुन के आर्थर हंसने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर अब बोर हो रहा था, पर तभी वो साइड में देखता है, वहाँ पे सिल्वी नहीं थी। वो लिलिया से भी पूछती है पर उसे भी पता नहीं था। वो आसपास ढूंढने लगता है पर तभी उसकी डरी हुई सहमी हुई आवाज़ उसके कान में आता है। वो उस तरफ देखता है कि सेबेस्टियन यानी वो मैजिशियन वो सिल्वी को पकड़ने ही वाला था। सिल्वी डर रही थी। तभी आर्थर वहाँ पे आता है। सिल्वी उसके पास डरते हुए आ जाती है। सेबेस्टियन कहता है, तुम एक कंट्री साइड कॉमनर हो और तुम्हारे पास ऐसी स्पेशल बीस्ट नहीं होनी चाहिए। आर्थर कहता है, क्या कहा तुमने? ये सुन के वो हंसता है और कहता है, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी है। ये सुनते ही आर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका ऑरा फट के बाहर आने लगता है और वो गुस्से में कहता है, एक और बार कहना। अब हमें कुछ देर पहले की मोमेंट दिखाया जाता है। हम देखते हैं विंसेंट वहाँ पे था, उसी के पीछे किंग आता है, पर तभी उन्हें इतना खतरनाक ऑरा महसूस होता है। विंसेंट की हालत ख़राब हो जाता है। वो नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि राजा उनकी हालत भी ख़राब हो जाता है। विंसेंट की हालत बहुत ख़राब। वो सोचता है क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ राजा की गार्ड्स वो उन्हें बचाने के लिए या फिर उनके फैमिली को बचाने के लिए आगे आते हैं। रानी बच्चों को बचाने के लिए कहती है। राजा तभी अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई रॉयल फैमिली के ऊपर हमला करने की। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सेबेस्टियन को देखते हैं। आर्थर की ऑरा से उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है।
अब आर्थर को देखते हैं, वो सोचता है क्रैप, मैंने फिर से कंट्रोल खो दिया था। अब देखते हैं इस ऑरा से सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तभी रे, एडम और जैस्मिन वहाँ पे आते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर रे तभी आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर उससे सॉरी कहता है। कुछ देर बाद सब बैठे हुए थे। आर्थर सिल्वी को देख के कहता है, सिल्वी ठीक हो ना? सिल्वी हाँ कहता है। एक गार्ड आके कहता है, योर मैजेस्टी, जो इंट्रूडर आया था उसको रे के टीम द्वारा पकड़ लिया गया है, आप चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक गार्ड तभी सेबेस्टियन से कहता है, ओए सेबेस्टियन, तुम एक रॉयल गार्ड हो के ऐसे गिर कैसे सकते हो? तुम एक इंट्रूडर को भी नहीं पकड़ पाए। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ ऐसा तो तुम जल्दी मर जाओगे यार। सेबेस्टियन अब ये सुन के गुस्सा होता है और आर्थर की तरफ देखता है। दूसरी तरफ होस्ट को देखते हैं। वो अब सबके सामने फाइनल आइटम लाता है और सबको कहता है कि ये लास्ट के लिए ही बचाया हुआ था, कोई लकी होगा जो कि इसे ले पाएगा। तभी देखते हैं वो लोग सबके सामने रिवील करते हैं एक इन्फेंट वर्ल्ड लायन। वो ये भी कहता है कि ये लायन अगर इसे अच्छे से पाला पोसा गया तो हो सकता है टॉप टायर बी क्लास या फिर ए क्लास तक ये बीस्ट जा सकता है। पर दूसरी तरफ सेबेस्टियन वो सिल्वी से नज़र ही नहीं हटा रहा था। आर्थर ये देख के सोचता है, ये बास्टर्ड दूसरे माना बीस्ट को देख भी नहीं रहा है। अब देखते हैं उस लायन की बच्चे के लिए बीट चालू होता है जो कि 550 गोल्ड से चालू होता है, पर वहीं पे कोई और बीट करता, पर उससे पहले ही हम देखते हैं किंग 1000 गोल्ड कॉइन का बीट करता है। उनके ऊपर कोई बोलता भी नहीं क्योंकि वो खुद राजा है। विंसेंट उसके पास आता है और कहता है, माय मैजेस्टी, लगता है कि आपके ऊपर कोई बीट भी नहीं करने वाला, सब आपको बहुत रिस्पेक्ट जो करते हैं। वैसे आपका प्लान क्या है इस नए रॉयल पेट का? राजा कहता है, मैं सोच रहा हूँ इसे अपने बेटे कर्टिस को दे दूँ। ये सुन के कर्टिस तभी उठता है और कहता है, हाँ पापा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे अच्छे से रखने की। तभी उसकी मॉम कहती है, क्या इसका मतलब है कि अब से मैं ये नहीं सुनूंगी तुमने ट्यूटर की क्लास मिस की है? ये सुन के वो कहता है, मॉम मैंने कहा था ना आपको पापा से ये नहीं कहना। आर्थर उनको इतना खुश देख के हंसता है और सोचता है, देख के लगता है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली ही है। तभी किंग अपने आइटम्स को देखने के लिए विंसेंट के साथ आगे जाने लगता है, पर तभी सेबेस्टियन उसके पास आता है, उसे कुछ कहता है। किंग उससे कहता है, एनफ सेबेस्टियन, मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। पर आर्थर उन दोनों को बात करते हुए देख के सोचता है, पता नहीं पर मुझे बुरा फीलिंग क्यों आ रहा है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। तभी देखते हैं सबको एक रूम के अंदर आते हैं। वहीं पे विंसेंट आर्थर के पास आता है। आर्थर को कहता है, आर्थर ये रहा तुम्हारा सामान, एक बार अच्छे से चेक कर लेना इसमें क्या क्या है। एलिसा के कहती है, आर्थर तुम अपने स्वॉर्ड को ढूंढो, मैं इसे संभाल लेती हूँ। ये सुन के किंग कहता है, ओह क्या तुम स्वॉर्ड लेसन लेने के बारे में सोच रहे हो? मेरा बेटा भी स्वॉर्ड लेसन सीख रहा है, तुम चाहो तो तुम दोनों के बीच एक दिन एक फ्रेंडली मैच हो सकता है। आर्थर कहता है, आई एम ऑनर्ड योर मैजेस्टी, पर स्वॉर्ड चलाना वो बस मेरा एक हॉबी है, मैं कभी आपके बेटे के लेवल में नहीं जा सकता। तभी देखते हैं वहां से आर्थर गुजर रहा था और विंसेंट उसे बुलाते हुए कहता है, यहाँ पे जल्दी से आओ रे, किंग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रे किंग के सामने आके नोट करता है। तभी किंग उससे पूछता है, तुम ही थे ना जिसने उस इंट्रूडर को रोका था? रे कहता है, नहीं योर मैजेस्टी, ये तो बस मेरा ड्यूटी था, सब कुछ विंसेंट नहीं किया था। तभी किंग पूछता है, आर्थर क्या वो तुम्हारा बेटा है ना? रे पूछता है, हाँ क्या कुछ हुआ है योर मैजेस्टी? वो अब एक्सप्लेन करता है, हाँ तुम तो सेबेस्टियन को जानते ही हो, वो लॉयल गार्ड है बहुत सालों से और बहुत सारे कामों में हमारी मदद कर चुका है, तो उसके लिए एक रिवॉर्ड तो देना बनता ही है। और ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बेटे के बॉन्ड को थोड़ा सा पसंद करने लगा है। ये सुनते ही आर्थर की चेहरा ही उतर जाता है। किंग कहता है, रॉयल फैमिली के गार्ड को अपने बेटे की बॉन्ड देना ये तुम्हारा सर्विस होगा हमारे किंगडम के प्रति। यह सुन के रे अपने बेटे की तरफ देखता है, उसकी चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। किंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक मैच को भी हायर करूँगा जो कि तुम्हारे बेटे के साथ उसकी बॉन्ड को तोड़ सके। पर तभी रे कहता है, मुझे माफ़ करना योर मैजेस्टी, पर मैं या फिर मेरी बीवी किसी का भी मेरे बेटे के बॉन्ड के साथ कोई नाता नहीं है, उसने उसे खुद ही एक्वायर किया है, तो मैं उसके बिहाफ पे कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सुन के तभी राजा आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर बहुत ही गुस्से की नज़र से देखता है। ये देखते ही सेबेस्टियन उसके ऊपर गुस्सा करता है और उसे अपनी आँख को नीचे करने के लिए कहता है, पर राजा उसे रोकता है और कहता है, हेलो चाइल्ड, आई एम श्योर तुमने सब कुछ सुन लिया है। देखो तुम अगर मुझे अपना बॉन्ड देते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तलवार दे सकता हूँ। पर आर्थर
बस सोच रहा है, शांत रहो, वो एक राजा है। और तभी वो कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, पर माफ़ करना, चाहे आप मुझे दुनिया से कुछ भी ला के दो, पर मैं सिल्वी को नहीं दे सकता, कुछ भी सिल्वी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सुन के किंग कहता है, चलो फिर एक ट्रेड करते हैं, मैंने जो अभी लायन का बच्चा खरीदा है तुम उसे ले सकते हो। ये सुन के प्रिंस कार्टिस वो गुस्सा करता है और कहता है, फादर मुझे तो लगा था आपने उसे मुझे दिया था ना। किंग कहता है, सोचो बच्चे, वैसे भी एक रेप्टाइल वो उतना ताकतवर नहीं होता है जितना कि वो लायन हो सकता है। पर आर्थर वो थोड़ा सा गुस्से के सुर में कहता है, माफ़ करना योर मैजेस्टी, पर लगता है कि मैंने अपने आप को क्लियर नहीं करा, मैं अपने सिल्वी को सेल या फिर ट्रेड नहीं करूँगा। ये सुन के अब राजा को भी थोड़ा सा गुस्सा आ चुका है और वो कहता है, मैंने तुमसे ऑलरेडी 2 बार पूछ लिया है बच्चे, मैं तुमसे और एक बार पूछता हूँ, लास्ट बार, क्या तुम अपने बॉन्ड को मुझे दोगे। अब आर्थर को भी थोड़ा सा गुस्सा आ चुका था, पर तभी वो अपने आप को संभालता है और कहता है, ओके योर मैजेस्टी, पर उससे पहले आपको मेरे एक सवाल के जवाब देना होगा। बोलिए, कितने कॉइन्स के बदले आप अपने बच्चे को मुझे बेचेंगे। आपने मुझे ऑलरेडी 3 बार पूछ लिया है, पर लगता है कि आपका प्राइड ये मेरे रिफ्यूज़ल को अलाउ नहीं कर रहा है। लगता है आपने जो सवाल मुझसे पूछा है आप उसका ग्रेविटी नहीं समझ रहे हो। आई होप मेरा सवाल आपको ये समझने में मदद कर देगा। बताइए, कितने पैसे के बदले अब अपने बेटे या फिर बेटी को बदलना चाहेंगे। ये सवाल सुन के सब कोई बहुत चौंक जाते हैं। तभी सेबेस्टियन गार्ड की तरफ देखता है और गार्ड अब उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, पर आर्थर उसकी तलवार को बहुत आसानी से डॉज करता है और उसे एक खतरनाक पंच मारता है जिससे उस गार्ड का खून निकल जाता है। सेबेस्टियन सोचता है, ये फूल ये एक बच्चे को भी नहीं मार पाया, ये मेरे लिए एक परफेक्ट मौका था। ठीक है, अगर अब मुझे पनिशमेंट भी मिले तो भी मुझे अपने हाथों में ही लेना होगा। और तभी वो आर्थर के ऊपर कुछ मैजिक करता, रे और एलिस उसको बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, पर तभी कुछ अजीब होता है। वहाँ पे जैसे कि समय थम जाता है, सब अपने अपने जगह में ही रुक जाते हैं सिवाय सेबेस्टियन के। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, उसका मैजिक काम क्यों नहीं करा। तभी आर्थर कहता है, कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा स्पेल यहाँ पे काम नहीं करेगा। और वो बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन उसकी तरफ छड़ी करते हुए कहता है, पीछे रहो, तुम्हें क्या लगता है तुम एक रॉयल फैमिली के ऊंचे लेवल के कंज्यूरर को कुछ भी कर सकते हो। पर तभी वो कुछ समझ पाता, आर्थर उसके पास आता है और कहता है, इस स्टेट में हाँ। वो कुछ समझता, उससे पहले ही हम देखते हैं आर्थर उसका नी पूरी तरह से तोड़ देता है, उसका पैर ही तोड़ देता है। वो दर्द से चीखने लगता है और मदद की पुकार करने लगता है। तभी आर्थर उसके पास आता है और कहता है, तुम चाहे कितने भी चीखो, कोई भी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। अब ध्यान से सुनो जब तक सुन सकते हो। वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक रॉयल गार्ड हूँ। पर आर्थर उठते हुए कहता है, एग्जैक्टली अपनी औकात में रहना। भाई ये बंदा बैडास है यार, अब तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ यार। अब सब कुछ नॉर्मल होता है। आर्थर ने गार्ड को पंच करा था। ये देख के राजा बहुत हैरान होता है और सोचता है, एक कॉमनर के चाइल्ड होके ऐसा वो कैसे कर सकता है। क्या रॉयल गार्ड फिसल चुका था। पर तभी आर्थर भी गिर जाता है। सामने देखते ही लिलिया और एली दोनों डर चुके हैं। सब कोई बहुत हैरान थे सेबेस्टियन को देख के, क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से टूट चुका था। वो बस रोते हुए कहता है, प्लीज मामा मदद करो मेरी, और ये कहते हुए बेहोश हो जाता है। किंग भी डर चुका है। क्वीन अब गार्ड्स को सेबेस्टियन की मदद करने के लिए कहता है। वहीं पे आर्थर को भी गिरा हुआ देखते हैं। रे आर्थर को उठा के एलिस के पास लाती है। एलिस अपनी हीलिंग मैजिक करने की कोशिश करती है, पर उससे भी आर्थर को कुछ नहीं होता। एलिस अब ये देख के रो देती है। दूसरी तरफ हिल्स या विंसेंट वो भी रोना चालू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद आर्थर अपना आँख खोलता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे आया। उसे लास्ट चीज़ जो याद है वो है सेबेस्टियन को सबक सिखाना, और अब सोचता है, थैंक्स टू सिल्विया मैं तब स्टैटिक वॉइड यूज़ कर पाया। मुझे अपनी एक्वायर फेस में जाना पड़ा जो कि सिल्विया की ही ड्रैगन व्हील से है। इसकी मदद से मैं टेम्पररी अपने आप को समय की फ्लो से अलग कर सकता हूँ, पर इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद मैं इसे थोड़े से समय के लिए यूज़ कर सकता हूँ।
और ये पहली बार है जब मैं इस स्टैटिक वॉइड को किसी और पर इस्तेमाल कर पाया। आई गेस मैं लकी था। सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं बेहोश हुआ। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाजे के बाहर एलिस और सिल्वी आई थी। उसकी मॉम उसे देख के ही रो देती है। हक करते हुए कहती है, आर्थर तुम उठ चुके हो। डॉक्टर ने कहा था कि तुम उठोगे बहुत जल्द, पर उनके बहुत जल्द कहने में भी कुछ अलग था। 8 घंटे हो चुके हैं बेटा। पर आर्थर उसे कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? तब कोई भी सही स्टेट में नहीं था बेटा। यहाँ तक कि बच्चे तो बहुत डर चुके थे और किंग की फैमिली वो तो तभी बाहर से निकल गए। और अभी तुम्हारे पापा राजा के वहाँ से कोई शायद आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये सुन के आर्थर उससे बात करने के लिए नीचे निकल जाते हैं और सिल्वी को अपने मॉम के साथ रहने के लिए कहता है। नीचे हम देखते हैं तभी जब वो रूम के अंदर आता है, रे उसे देखते ही कहता है, आर्थर उठ चुके हो? देखो ना, ये बस कुछ सोने के कॉइन देके हमसे माफ़ी मांग रहा है और कहता है कि वो स्मॉल इंसिडेंट था। वो बंदा उसे देखते ही कहता है, ओह तुम शायद आर्थर होगे, मैं हूँ जैस्पर। तभी गोल्ड कॉइन्स दिखाते हुए कहता है, मैं तुमसे राजा की तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। पर दूसरी तरफ रे का गुस्सा जैसे शांति नहीं हो रहा था। पर आर्थर कहता है, पापा छोड़िए ना, वैसे भी अगर देखूँ तो मेरा ही गलती था, मुझे आउट ऑफ लाइन नहीं जाना चाहिए था। और वैसे भी मैं तो ठीक हूँ ना, इस मैटर को जाने देते हैं। वैसे मिस्टर जैस्पर, सेबेस्टियन के साथ क्या हुआ? वो कहता है, ओह सेबेस्टियन, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, पर वो कहे जा रहा है कि यह सब कुछ तुमने किया है। ये सुनते ही रे फिर से गुस्सा करता है और कहता है, इसका कोई सेंस बनता है क्या? वो बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, हमने जांच की और वहाँ पे जो माना मिला हमें वो उसी गार्ड के जैसा ही था। ये सुन के आर्थर खुश होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। आर्थर के पास सारा गोल्ड कॉइन था। वो देख के रे कहता है, इसे तुम ही रखो, तुम्हारी जर्नी में शायद काम आएगा। और ये कह के वो निकलने लगता है और तभी कहता है, ओ आर्थर, वैसे नाइस पंच। ये सुन के आर्थर भी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर विंसेंट का दिया हुआ सामान खोल रहा था और वहाँ पे उसे वही मास्क मिलता है और वो सोचता है, अब तक बच्चे होने की वजह से मैं अपनी पावर्स को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल कर रहा था, पर इसके साथ लगता है मैं अपने आप को थोड़ा सा छूट दे सकता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक मीटिंग चल रहा है कि आर्थर किसके साथ जाएगा या फिर कौन आर्थर के साथ जाएगा। सबसे पहले एडम की बारी, पर वो कहता है, नहीं, कभी मैं सो रहा हूँगा और आर्थर मुझे मार डालेगा तो। इससे सब कोई एग्री करता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बकता है। रे सबको कहता है, मैं सच में होप करता हूँ कि तुम लोगों में से कोई तो ले जाएगा। वैसे मैं कुछ अगर कॉम्पनसेट करना हो तो पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर डर्डन कहता है, अरे ऐसी बातें मत कहो, और वैसे भी हम लोग फैमिली है। हेलेन कहती है, डर्डन सही कह रहा है, तुम तो हमें जानते हो ना रे, सब कुछ तो हम पैसे के लिए नहीं करते हैं। पर तभी जैस्मिन कहती है, मैं उसको ले जाने के लिए तैयार हूँ। पर यह सुन के एंजेला कहती है, जैस्मिन तुम तो किसी को एस्कॉर्ट करना सबसे ज्यादा हेट करती हो ना। पर वो कहती है, इट्स फाइन, क्योंकि ये आर्थर है। हेलेन कहती है, लॉजिकली अगर बोलूँ तो जैस्मिन सबसे ज्यादा सुइटेबल पर्सन है। डर्डन अच्छा है पर वो मोस्टली डिफेंसिव है और मैं प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। एलिस कहती है, जैस्मिन क्या तुम श्योर हो ना तुम ये कर सकती हो? जैस्मिन हाँ कहती है। एडम कहता है, अरे उसे करने दो, तुम लोगों को पता नहीं है क्या, वो बस वही है जो एक ऐसा ऑगमेंटर है जिसके पास एक एलिमेंटल एफिनिटी है और रिसेंटली वो लाइट ऑरेंज को सरपास करी है और उसके विंड एट्रीब्यूट के साथ शायद वही सबसे ज़्यादा सुइटेबल पर्सन है। डर्डन भी हाँ कहता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग वापस आ चुके हैं। लिलिया एक जगह पे मेडिटेशन कर रही थी। ये देख के एली बहुत गुस्सा करती है। आर्थर उन दोनों को देख के सोचता है, लिलिया अब अपने आप मेडिटेशन करने लगी है और एली उसे देख के लगता है कि वो 7-8 साल की एज में अवेकन हो सकती है अगर वो अच्छे से मेडिटेशन प्रैक्टिस करेगी तो। तभी आर्थर रे से कहता है, ओ डैड, मैं थोड़ा सा ऑक्शन हाउस में जाना चाहता हूँ, मतलब मुझे अपने लिए एक स्वॉर्ड भी देखना है। कुछ देर बाद हम देखते हैं रे आर्थर को लेके ऑक्शन हाउस में आता है। ऑक्शन हाउस में सब कोई उसे देख के बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ तभी विंसेंट कुछ देर बाद कहता है, मैं श्योर हूँ उन दोनों सोल्जर्स को जिन्हें फायर किया गया है, सब कुछ ठंडा होने के बाद फिर से उन्हें अपनी पोजीशन मिल जाएगा। आर्थर तभी कहता है, वैसे मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं एक अपने लिए स्वॉर्ड ढूंढ सकूँ। ये सुन के विंसेंट कहता है, ओह सॉरी, मैं तो लगभग भूल ही गया था, जाओ तुम अपने लिए खुद ढूंढ सकते हो आर्थर।
आर्थर तभी चारों तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है इस रूम को देख के, पर जब अपने सामने कुछ तलवार को देखता है वो उनको हाथ में लेके बहुत ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि कोई भी तलवार उसके लिए सुइटेबल नहीं था। वो अलग अलग हथियार को टेस्ट भी करता है, पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद सिल्वी किसी टेबल के नीचे से एक अलग स्टिक को निकालती है। आर्थर को समझ नहीं आया, पर तभी जब वो उसमें हाथ रखता है, उठाने की कोशिश करता, वो देखता है कि यह बहुत ज़्यादा हेवी है, जैसे कि एक तलवार। पर वो बहुत निकालने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं निकलता। यहाँ तक कि थोड़े से माना का यूज़ भी करता है, पर तब भी उससे वो तलवार नहीं निकलता। कुछ देर बाद वो बहुत थक जाता है और तभी वो सिल्विया की फेदर को देखता है और उस स्वॉर्ड को देखता है, और तभी वो अपनी वही स्टैटिक वॉइड स्टेट में जाता है, और तभी देखते हैं उसमें क्लिक साउंड होता है। आई थिंक कि उसने तलवार निकाल लिया है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड ज़रूर कमेंट में बताना। अगले एपिसोड के लिए लाइक टारगेट रखते हैं 400 का। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।